नमस्कार, सुबह लक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत घई। आगे बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। अमेरिकी बाजारों में हल्की बढ़त, डाउ जोन्स 0.25% तक चढ़े, लेकिन एशियाई बाजारों की सुस्ती भरी शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी देखिए 23 अंक नीचे। भारतीय बाजारों में जारी है फ्री फॉल। निफ्टी कल 8000 के नीचे लुढ़का। सेंसेक्स में भी 500 पॉइंट की गिरावट। 8 महीने के निचले स्तर पर बाजार। आज ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद पर फिर सकता है पानी। अप्रैल में आईआईपी घटने का अनुमान, वहीं महंगाई की मार रहेगी जारी। मई में सीपीआई 5% के पास पहुंचने की आशंका। दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम आज। 41वीं एजीएम में चेयरमैन मुकेश अंबानी रिटेल और पेट्रोकेम कारोबार की बताएंगे योजना। रिलायंस जियो के लॉन्च का भी हो सकता है ऐलान। और वित्त मंत्री की सरकारी बैंकों के साथ आज एक अहम बैठक पर कर्ज सस्ता करने के लिए बढ़ सकता है दबाव। क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाने पर भी होगी चर्चा। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज मैगी मामले की सुनवाई। फसाई ऑर्डर के खिलाफ नेस्ले ने दी चुनौती। और मेक इन इंडिया को मिल सकता है एक बड़ा बूस्ट। भारत में बन सकता है एप्पल के आईफोन बनाने वाली कंपनी की सरकारी अधिकारियों से बातचीत जारी। एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालिए। लाल निशान के साथ कारोबार हो रहा है। करीब 23 अंक नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं और कल की भारी गिरावट के बाद आज एक खराब शुरुआत हो सकती है, इस तरह के संकेत हैं। एशियाई बाजार जरूर आपको हरे निशान में दिखेंगे ज्यादातर, लेकिन कोई रनअवे रैली वहां पर नहीं है। सुस्ती भरा ट्रेड हो रहा है। आप देखिए निकाई 7 पॉइंट ऊपर, स्ट्रेट टाइम्स 4 अंक ऊपर, ताइवान 10 अंक ऊपर। कोई बढ़त नहीं है, मुश्किल से हरे निशान में ये टिके हुए हैं। दूसरे बाजारों पर भी नजर डालें तो आप पाएंगे कोस्पी में भी मामूली सी बढ़त देखने को मिल रही है। हांगकांग के बाजार जरूर आप कह सकते हैं 0.25% की बढ़त के साथ इस समय कारोबार कर रहे हैं। लेकिन भारी बिकवाली के बाद आज भारतीय बाजारों की हाल कैसी रह सकती है? बिकवाली की मार के कारण कल हमने देखा था निफ्टी ने 8000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी तोड़ दिया था। वहीं सेंसेक्स में भी 470 पॉइंट का एक बड़ा झटका लगा था। लेकिन आज ग्लोबल क्यूज मिले जुले हैं। डिटेल्स जान लेंगे। हमारे साथ आशीष वर्मा जुड़ चुके हैं। साथ ही आज नजर ये भी होगी कि आईआईपी और सीपीआई के आंकड़े कैसे आने वाले हैं। अनुमानों पर बात करेंगे मेरी सहयोगी हर्षदा सावंत से। और बाजार को जोरदार पिटाई की वजह से अब कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां से सपोर्ट मिल सकता है, इन सब पर बात करेंगे। सीएनबीसी आवाज के मार्केट राइटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले लेकिन आशीष आपके पास आना चाहेंगे। ये बताइए दुनिया भर की बाजारों की नजर इस समय किस पर है? ग्रीस एक बड़ा मुद्दा है जिस पर स्पष्टीकरण चाहता है बाजार। मूड तो बिगाड़ता रहता है ग्रीस लगातार। आपने सही कहा था, मिला जुला संकेत है। एक्चुअली ऑन द फेस ऑफ इट देखेंगे तो ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव आपको नजर आएंगे। अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट सारे निशान के साथ कामकाज कर रहे थे। पर उसके एक लेयर बीनीथ देखेंगे आप, अगर इंटरडे चार्ट्स मार्केट देखेंगे तो दिन के हाई से अमेरिकन मार्केट्स में, यूरोपियन मार्केट्स में दबाव देखने को मिला और दिन के लोज पे जाके वो मार्केट्स क्लोज हुए हैं। अमेरिका मुश्किल से 0.25% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ फाइनली क्लोज हुआ है। दिन के हाई से अच्छा खासा दबाव था। 2 फैक्टर्स प्ले अप कर रहे थे। मजबूती आई थी जो मई के रिटेल सेल्स के आंकड़े आए थे, उससे दबाव आया ग्रीस को लेकर न्यूज पॉइंट से। पहले आपको बता दूं जिससे मजबूती आई थी शुरुआती ट्रेंड्स में, मई का जो रिटेल सेल्स का आंकड़ा था उसमें 1.25% की बढ़त देखने को मिली थी। अप्रैल का इससे पहले वाला जो आंकड़ा था फ्लैट था, उसको अपवर्ड रिवाइज कर दिया गया 0.2% के आसपास। तो बाजार इससे बड़ा पॉजिटिव ले रहा था क्योंकि लगातार तीसरी बार हो चुका है कि पॉजिटिव रिटेल सेल्स के आंकड़े आ रहे हैं। तो इकोनॉमी के लिए इंकरेजिंग संकेत था, इसलिए इक्विटी मार्केट में उछाल था। पर फिर दिन के दौरान खबरें आई कि ग्रीस को लेकर चिंताएं बढ़ती हुई। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आईएमएफ के स्पोक्सपर्सन ने स्पेसिफिकली कहा कि ग्रीस के साथ जो निगोशिएशंस चल रहे थे उसमें अभी भी बड़े डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं और आईएमएफ की टीम जो ब्रुसेल्स में ग्रीस के साथ बातचीत कर रही थी वो ब्रुसेल्स छोड़ के जा चुकी है। तो बाजार को फिर डर लगा कि ग्रीस की दिक्कतें हैं और डाउ इनफैक्ट एक समय 100 पॉइंट्स की गेंस दिखा रहा था, फाइनली 40 पॉइंट की बढ़त के साथ क्लोज होता हुआ नजर आता। दिन के हाई से प्रेशर और ग्रीस की सिचुएशन अभी भी एक बड़ा हेडविंड बनी हुई है इक्विटी मार्केट्स के लिए। यूरोप की तरफ नजर डाली और यहां पे हमने देखा मजबूती के साथ कामकाज, 1/4 से 3/4% की बढ़त थी। लेकिन दिन के हाई से ये मार्केट भी ऑफ हाइज जाते हुए नजर आए। दिन के मार्केट से गेन्स पेयर ऑफ करे। एक समय था एथेंस इंडेक्स अगर हम दिखा सकें
उसमें तगड़ा मूव था कल की ट्रेडिंग सेशन में। आपकी स्क्रीन पर आएगा 8% की तेजी थी, क्योंकि तब तक जब तक एथेंस ग्रीस के मार्केट बंद नहीं हुए थे तब तक खबरें यही थी कि नेगोशिएशन पूरा हो जाएगा, इसलिए मार्केट तेजी दिखा रहे थे। लेकिन इस मार्केट्स के बंद होने के बाद खबरें आई कि आईएमएफ की टीम एक्चुअली छोड़ के जा चुकी है। उसके बाद बाकी यूरोपियन मार्केट जो कामकाज कर रहे थे वो दिन के लोज के आसपास पहुंचते हुए नजर आए। ऊपरी तरफ से मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला। इसीलिए आप एशिया देख रहे हैं, इतना रिजॉइस नहीं कर रहा है, फ्लैट है। ज्यादातर मार्केट्स में फ्लैट टू माइल्डली पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। मेरे ख्याल से हांगकांग और कॉस्पी में अच्छी मजबूती है, लेकिन एसएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि हमारे मार्केट्स अभी भी अंडर परफॉर्म ही करने वाले हैं। 1/3% के आसपास का दबाव शायद हफ्ते के आखिरी दिन भी हमें देखना पड़े। बिल्कुल, तो देखना होगा सेकंड हाफ में ग्रीक के बाजार किस तरह से खुलते हैं, यूरोपीय मार्केट्स किस तरह से खुलते हैं उस खराब खबर के बाद। तो दुनिया भर के बाजारों की नजर दरअसल ग्रीस पर इस समय लगी हुई है, लेकिन आज भारतीय बाजारों की नजर दो इंपॉर्टेंट आंकड़ों पर भी रहने वाली है। आज बाजार बंद होने के बाद शाम 5:30 बजे दरअसल आईआईपी के आंकड़े आने वाले हैं और मई के रिटेल महंगाई दर के आंकड़े भी आज ही आएंगे। क्या अनुमान है, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर्षदा। हर्षदा, बताइए, कुछ एक्सपेक्टेशंस यहां से नहीं रखनी चाहिए, दोनों ही आंकड़े कमजोर हो सकते हैं? जी हां, आईआईपी के आंकड़ों से निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि अप्रैल के महीने में अनुमान यही है कि आंकड़ा 2% से कम रहेगा और जानकारों का मानना है कि ये रेंज करीब 0.3 से 0.8% के आसपास रह सकती है। हमारा अनुमान कह रहा है कि 1.1% के आसपास ये नंबर्स रहेंगे। वजह साफ है, पिछले महीने हमने देखा था कोर सेक्टर में जो ग्रोथ थी वो धीमी पड़ती हुई दिखाई दी थी, तो उसका असर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग में भी थोड़ा बहुत धीमापन आने का अनुमान लगाया जा रहा है। देखना होगा कि माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी जो पिछले महीने थोड़े से सुस्त होते हुए दिखाई दिए थे, वहां पर किसी तरह का अपटिक आता है या नहीं। और साथ ही साथ वो कैपिटल गुड्स का नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मंथ ऑन मंथ बेसिस पर पिछले महीने यानी कि मई के महीने में भी डी ग्रोथ देखने को मिली थी। तो ये नंबर्स काफी अहम होंगे और अगर ये 1% से कम के नंबर्स आते हैं तो काफी निराशा और भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तमाम जो लीड इंडिकेटर्स आए हैं, चाहे वो ऑटो बिक्री हो, वहां पर थोड़े से स्लो डाउन के संकेत बनते हुए दिखाई दिए हैं। एचएसबीसी पीएमआई इंडेक्स में भी जो नंबर्स आए उसमें भी सजेशन यही है कि कुछ धीमापन इन नंबर्स में आता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ सीपीआई के नंबर से भी ज्यादा राहत नहीं मिलने की उम्मीद है। यह आंकड़ा करीब 4.99% के आसपास आने का अनुमान है। याद रखिए, पिछली बारी सीपीआई के आंकड़ों में बेमौसम बरसात का असर नहीं देखने को मिला था, लेकिन इस बारी उसका असर देखा जाएगा। फूड इन्फ्लेशन एक ट्रिगर पॉइंट रह सकता है इन आंकड़ों में। चलिए, बस शुक्रिया हर्षदा आपका इस जानकारी के लिए। तो एक तरफ हम देख रहे हैं ग्रीस को लेकर कंसर्न्स बने हुए हैं, दूसरी तरफ आईआईपी, सीपीआई जो आज बाजार बंद होने के बाद आएंगे, यहां से भी कोई अच्छी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। और एफआईआईज देखिए, कल भी भारतीय बाजारों में इन्होंने बिकवाली करी है, कैश मार्केट में करीब 623 करोड़ रुपए की। तो इन सब खराब संकेतों के बीच में क्या बाजार में और आज तेज गिरावट देखने को मिल सकती है या समझेंगे? चलिए इस पर बात करते हैं। सिंह देसी आवाज के मार्केट सेक्टर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, बताइए, हफ्ते का आखिरी कारोबार दिन राहत भरा हो सकता है या और निराशा हाथ लगेगी? राहत की उम्मीद तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संकेत सब तरफ से खराब ही आते दिख रहे हैं। सिर्फ एक ही संकेत ठीक दिख रहा है, हेमंत की थोड़ी बारिश होती दिख रही है मुंबई में, तो मौसम शायद मानसून आने के संकेत दे रहा है। लेकिन फिलहाल नजरें पूरी तरह से जो बाजारों की है वो इसी बात पर है कि एफआईएस का मूड और रुझान किस तरह से रहता है। हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात ये दिख रही हुई है कि एफआईएस की तरफ से बिकवाली का प्रेशर है जरूर। कैश मार्केट में 700 करोड़ की बिकवाली की है, लेकिन वायदा कारोबार के आंकड़े उतने बुरे नहीं है। लेकिन स्क्रीन तो साफ तौर पर बता रही है कि बाजार काफी कमजोर हो चुके हैं, सेंटीमेंट बिगड़ चुका है, 8000 के नीचे की क्लोजिंग हुई है। तो अब आज के सेशन के लिए अहम बात तो एक ही है कि हफ्ते का आखिरी दिन है और अगर हम वीकली क्लोजिंग 8000 के ऊपर कर पाए तो बड़ा अचीवमेंट होगा। वैसे इसकी संभावना फिलहाल तो दिख नहीं रही, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर बाजार आज कमजोर शुरुआत दे और उसके बाद 7900, 78, 75 इस रेंज के आसपास आते देखे तो वहां पर आपको थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल सकता है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि कल के सेशन में जिस तरह से पोजीशंस बनी है 8000 के लेवल पर लगभग 14-15 लाख शेयर कॉल्स में ऐड हुए हैं, तो अब 8000 एक बड़ा सप्लाई जोन होता दिख रहा है बाजार के लिए। और अब बाजार का मूड सेंटीमेंट पॉजिटिव तभी हो पाएगा, या यूं कहें कि शॉर्ट कवरिंग तभी आ पाएगी जब बाजार 8000 के पार निकलकर टिकने की कोशिश करे। एक पॉजिटिव जो दिख रहा है वो ये कि पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड होने की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट जिस तरह से कल बिगड़ा है, जिस तरह से हम तेजी से गिरे हैं ऊपर के लेवल से, रिकवरी आएगी, लेकिन रिकवरी के पहले कुछ और पेन, कुछ और तकलीफ देखनी पड़ेगी। शायद 7900 के आसपास आने के बाद बाजार फिर रिकवर करने की कोशिश करें। शुक्रिया आपका। साफ तौर पर सेंटीमेंट कमजोर है और लिक्विडिटी बाजार में
नहीं है। एफआईएस की तरफ से बिकवाली हो रही है और ऐसे में देखिए बाजार हर रोज नीचे के स्तर छू रहा है। और आज कौन सा स्तर इंपॉर्टेंट है, कौन से लेवल पर आपकी नजर होनी चाहिए, चलिए इस पर बात करते हैं। मैक्स ग्रोथ कैपिटल के आशुतोष शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या करेंगे, बिकवाली का ही रणनीति रखेंगे? सेलॉन रैलीज की रणनीति पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से काम कर रही है वैसे। वेरी गुड मॉर्निंग हेमंत जी। जी बिल्कुल, कल जैसे हमने देखा है एक चार्ट, अगर चार्ट की ओर नजर डालें तो डार्क क्लाउड फॉर्मेशन बनती हुई नजर आई चार्ट्स पे, जो कि आने वाले दिनों में मुझे लगता है निफ्टी में काफी खराब संकेत देती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। बट ट्रेडिंग के लिहाज से देखें तो आज एक अहम सपोर्ट रह सकती है 7900 की। निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है अभी 7920 के आसपास। तो मुझे लगता है कि एक बार को अगर मार्केट यहाँ नीचे खुलती है तो 7900 पे स्टॉप लॉस लगा के बाइंग करें और रेंज रहेगी 7960 7980 प्रॉफिट बुकिंग की। वहां पे एक शॉर्ट कॉल, फ्रेश शॉर्ट कॉल ली जा सकती है 8020 के स्टॉप लॉस के साथ, जो आने वाले दिनों में कैरी भी की जा सकती है। ओके, और कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपको लगता है खरीदारी या बिकवाली करें तो ज्यादा पैसा बने? जी बिल्कुल, एक स्टॉक हेक्सावेयर यहाँ पे काफी वीक चार्ट नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 279 पे स्टॉप लॉस रखें, सेल करें और 260 के टारगेट के लिए अप्रोच करें। सेकंड स्टॉक, जैसे कि मैंने कहा कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी भी आज के लिए रखी जा सकती है। 7900 के आसपास निफ्टी अटकती है तो वो स्टॉक रहेगा अपोलो हॉस्पिटल। डिप में बाइंग करें, 1205 पे स्टॉप लॉस रखें और 1235 के टारगेट के लिए अप्रोच करें। चलिए, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और आज वित्त मंत्री अरुण जेटली सरकारी बैंकों के सीईओज के साथ एक बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में बैंकों के कामकाज की समीक्षा होगी। इसमें खास तौर पर बैंकों के क्रेडिट ग्रोथ पर नजर रहने वाली है। साथ ही माना जा रहा है कि वित्त मंत्री बैंकों से दरों में कटौती करने पर भी बात कर सकते हैं। बैंकों में देखा जाए कि बैठक में देखा जाए कि बैंकों ने खाते, एसएमईज, एजुकेशन और हाउसिंग सेक्टर को कितना लोन दिया है और उनके एनपीएज किस तरह से हैं और कौन से स्तरों पर हैं। इस समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना की प्रगति पर भी विचार किया जा सकता है। साथ ही मुद्रा बैंक की प्रगति की भी समीक्षा इस बैठक में आज हो सकती है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम में क्या हो सकते हैं बड़े ऐलान, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आज निवेशकों की नजर दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी रहने वाली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम आज होगी, जहां कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी पेट्रोकेम और रिटेल कारोबार पर अपनी स्ट्रैटेजी के साथ साथ रिलायंस जियो के लॉन्च का ऐलान भी आज कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आवाज के सीनियर राइटर नीरज वाजपेयी। नीरज, बताइए क्या ऐलान हो सकते हैं आज इस एजीएम में, कितने बजे हो रही है एजीएम? 11 बजे करीब शुरुआत होगी और जो बिल्कुल आपने सही कहा, सबसे बड़ी बात जो इसमें देखने वाली होगी कि जो इनका टेलीकॉम बिजनेस है कंपनी का, उसका रोड मैप साफ होता हुआ दिखेगा, क्योंकि सबकी नजरें उस पर लगी हुई हैं। अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही वो लॉन्च हो सकता है, तो वो एक बड़ा कैच होगा जहां पे लोग देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे कि रिलायंस इस बारे में क्या कहता है, कि वो अपने रिलायंस जियो के रोड मैप को किस तरीके से आगे लेके जाना चाहता है। क्योंकि पिछली एजीएम में आपको याद होगा तो काफी ज्यादा कैपेक्स की बात की गई थी, पूरी तैयारियों की बात की गई थी। तो अब उसमें किस तरीके से लॉन्चिंग की जानी है और किस तरीके से उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे और इन्वेस्टमेंट किया जाना है, ये इंपॉर्टेंट होगा कि जो उन्होंने अब तक कैपिटल डिप्लॉय किया है उसका 20% ऑलरेडी वो इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो एक ये एरिया होगा जहां पे नजर रखनी चाहिए। दूसरा, रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल कारोबार के आउटलुक पे नजर रखी जाएगी। क्रूड की कीमतें जिस तरीके से पूरी दुनिया में नीचे गिरी हैं, उसके बाद से स्ट्रेटजी क्या होगी, इस बारे में भी नजर रहेगी। और साथ ही क्रूड का आउटलुक क्या होगा, इस बारे में भी कंपनी की जो राय होगी उसको भी सुना जाएगा। तो ये 2-3 कैश एरिया है जहां पे बहुत ज्यादा लोग सुनना चाहेंगे, लोगों की नजरें रहेंगी। साथ ही एक रिटेल कारोबार जो तीसरा बड़ा अहम हिस्सा है इसका, उस पर नजर रखा जाएगा। पिछली बार ये एजीएम अगर आपको याद हो, बता दूं, तो उसमें उन्होंने बताया था कि सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाला ये बिजनेस था रिटेल का। उसको लेकर के आगे की क्या योजनाएं हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। और एक चौथा एरिया जहां पे नजर रखनी होगी कि रिटेल फ्यूल आउटलेट खोलने की बात कंपनी की तरफ से आई थी, अब उसका एक्सपेंशन किस तरह से होगा,
कितने आउटलेट्स खोले जाएंगे इस साल में या अगले 1-2 सालों में, वो रोड मैप भी सामने रखा जाएगा। तो ये 3-4 एरिया है जहां पे सबकी नजर रहेगी और सब लोग इसको सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया नीरज आपका इस जानकारी के लिए। यहाँ पर आपको एक डिस्क्लोजर भी देना चाहूंगा, CNBC आवाज जो चैनल आप इस समय देख रहे हैं, दरअसल उसका स्वामित्व और प्रबंधन दोनों ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। चलिए, RIL के शेयर पर नजर तो रहेगी, लेकिन और कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए, बताने के लिए जुड़ चुके हैं हमारी रिसर्च एनालिस्ट सोनम मेहता और पूजा त्रिपाठी। हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए कहाँ नजर रखी जाए आज? गुड मॉर्निंग हेमंत। शुरुआत नेस्ले इंडिया के साथ करते हैं, जो काफी दिनों से आपके रडार पर बना हुआ है। यहाँ पर फूड अथॉरिटीज के खिलाफ नेस्ले ने मुंबई हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी, जहां पे उनके मैगी के वेरिएंट्स को मार्केट से बैन कर दिया गया है। तो इस खास कोर्ट की हियरिंग पे आज नजर रहने वाली है, जो लगभग 11:30 बजे रहेगी। टाटा मोटर्स का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ SUV मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाटा मोटर्स और फिएट के बीच करीब 3,000 करोड़ के जॉइंट असेंबली लाइन बनाने की डील हुई है। ABG शिपयार्ड के काउंटर पे नजर रखेगा, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स यहाँ पे अपने मेजॉरिटी % का हिस्सा बेचने की तैयारी कर रही है। एक लेबनीज कंपनी या फिर बेरूट की कंपनी प्रिनवेस्ट होल्डिंग सैल के साथ यहाँ पर बातचीत जारी है, जो मैन्युफैक्चर है नेवल और कमर्शियल व्हीकल्स का। 49% की हिस्सेदारी बेची जाएगी। प्रमोटर्स का हिस्सा फिलहाल कंपनी में 58.6% का है, ज्यादातर गिरवी रखा हुआ ही है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद कंपनी के पास हिस्सेदारी या फिर कंपनी के प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी 26% पर आ जाएगी। इंडसइंड बैंक, यहाँ बैंक के बोर्ड ने 600 करोड़ तक के प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने के लिए मंजूरी दे दी है, जिसको कि अभी RBI और शेयरधारकों की मंजूरी मिलनी बाकी है। मैस्टिक के काउंटर पर खास नजर रखेगा। कंपनी ने जो अपना डीमर्ज किया था या फिर अपने इंश्योरेंस कारोबार को अलग किया था, इस इंश्योरेंस कारोबार के बिना आज इस कंपनी का शेयर मार्केट में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लगभग जो फेयर वैल्यू आ रहा है वो मैस्टिक का शेयर का, वो लगभग 180 से 200 रुपए प्रति शेयर का आता है। मौजूदा भाव 440 रुपए का है, मतलब कल की क्लोजिंग। तो देखना होगा कितने पे ट्रेड होता है। लेकिन जो मेजेस्को कारोबार है या फिर कंपनी का जो इंश्योरेंस कारोबार है, जिसको कंपनी मेजेस्को के नाम से बता रही है, ये अगले 40 से 50 दिन में मार्केट में ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा या फिर लिस्ट होगा। और मैस्टिक के जितने भी शेयर्स आपके पास होंगे, उतने ही इक्वल शेयर्स आपको मेजेस्को के मिल जाएंगे। GMR इंफ्रा का काउंटर भी आज फोकस में रहेगा। यहाँ पर कंपनी को एविएशन मिनिस्ट्री से हैदराबाद प्रोजेक्ट के लिए नए टैरिफ मॉडल की मंजूरी दे दी है, जिसमें कि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिल सकेगा। और आखिर में नोवेटिस के काउंटर पर नजर रखेगा, जहाँ पे कल इस काउंटर में जबरदस्त उछाल दिखाई दिया था, क्योंकि कंपनी की तरफ से यहाँ पर मार्केट में इस तरह डिटेल्स आ रही थी कि नोवेटिस कंपनी की जो पेरेंट है वो अपने इंडियन बिजनेस को या फिर अपने इंडियन नोवेटिस इंडिया को डीलिस्ट करने की बातचीत में है। तो यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन आया की तरफ से कि अभी तक उनको अपने पेरेंट की तरफ से किसी की तरह का नोटिफिकेशन नहीं आया है। ऑलराइट, चलिए, तो इन तमाम शेयरों पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। शुक्रिया आप दोनों का इस जानकारी के लिए। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कमोडिटी और करेंसी बाजार में किस तरह की स्ट्रैटेजी आज आपको बनानी चाहिए। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। और अब नजर करेंसी और कमोडिटी बाजार पर। मजबूत डॉलर से कच्चे तेल में करीब 1% की गिरावट आई है। वहीं सोने की 3 दिन की तेजी पर भी ब्रेक लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1190 के नीचे कारोबार कर रहा है। उधर कल डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 63.97 पर जाकर बंद हुआ। ऐसे में आज करेंसी बाजार और कमोडिटी बाजार को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, चलिए इस पर बात करते हैं। हमारे साथ एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। हाय अनुज, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले रुपए पर काफी वॉल्टिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है शेयर बाजार में भी और करेंसी मार्केट में भी, ये बताइए कैसे ट्रेड करेंगे रुपए को आज आप? गुड मॉर्निंग हेमंत जी। जिस तरह का हमने देखा है मार्केट ट्रेंड और हमने इक्विटी मार्केट देखी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेल ऑफ और देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर हम इक्विटी मार्केट को देखें तो काफी स्ट्रांग सपोर्ट्स मार्केट ने ब्रेक किए हैं, तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो उसका रिफ्लेक्शन है वो इंडियन रुपीज में देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि इंडियन रुपीज और यहाँ से डेप्रिशिएट हो, तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हमारा व्यू बाइंग का रहेगा। करीबन 64.10 के आसपास के लेवल पे बाय इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट करीबन 64.40 तक देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, और कच्चे तेल को किस तरह से ट्रेड करें, सोने में क्या रणनीति बनाई, ये भी बताइए। और देखिए क्रूड में हमने देखा है कहीं ना कहीं मार्केट अब $60 के आसपास है, तो मुझे लगता है कि काफी अच्छे सपोर्ट लेवल पे आया है। और अगर हम देखें तो पूरे हफ्ते मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड था, तो मुझे लगता है कि आज भी एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो क्रूड में टेक्निकली मुझे लगता है कि बाय इनिशिएट करना चाहिए। करीबन 38.50 के आसपास बाय इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट करीबन 39.40 तक देखने को मिल सकता है। हालांकि $62 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर अगर लेवल जाएंगे तो एक हम आगे और तेजी देख पाएंगे।
वहीं दूसरी ओर गोल्ड में भी हमने देखा है कि कहीं ना कहीं मार्केट एक डाउन साइड में ट्रेड कर रही है, $1190 के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी भी गोल्ड के अंदर जो टोन है वो बेयरिश है। फंडामेंटल फैक्टर्स को देखें तो सभी यही इंडिकेट कर रहे हैं कि गोल्ड में जो सेव हेवन डिमांड थी वो यहाँ खत्म होती हुई दिखाई देगी, चाहे वो ETF गोल्ड की बात करें या फिर डीज के पैकेज आउट की बात करें, तो सभी इंडिकेट कर रहे हैं कि गोल्ड में नेगेटिव देखने को मिल सकता है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने गोल्ड में सेल इनिशिएट किया है। तो करीबन 26,900 के आसपास गोल्ड में सेलिंग कर सकते हैं, इसे टारगेट करीबन 26,600 तक देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अनुज। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में एप्पल के फोन आपको सस्ते दामों पर मिलें। जी हाँ, एप्पल के फोन बनाने वाली ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजीज भारत में प्लांट लगाने की योजना बना रही है। दरअसल अभी एप्पल के ज्यादातर फोन चाइना में बनते हैं, लेकिन वहां कर्मचारियों की सैलरी तेजी से बढ़ने के चलते कंपनी ने यह फैसला लिया है। इस फैसले से प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया अभियान को बड़ा बूस्ट मिल सकता है। चलिए जाते जाते देख लेते हैं एसजीएक्स निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर रहा है। आप देखेंगे कमजोरी के साथ ही आज भारतीय बाजार खुल सकते हैं, इस तरह के संकेत वहां से मिलते हुए 30 अंक की गिरावट एसजीएक्स निफ्टी में देखने को मिली है। कल भी हमने देखा था दिन के निचले स्तर के आसपास ही भारतीय बाजारों ने क्लोजिंग दी थी 8,000 के नीचे। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर करेंगे स्टॉक 2020 का इंटरेस्टिंग मुकाबला। नीरज और आशीष के बीच होने वाला ये मुकाबला, बताएंगे कौन से वो 20 इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। ये लीजिए इजाजत, नमस्कार।